हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान। चैप्टर नंबर हमारा चल रहा था 5 दैनिक जीवन में रसायन। आज इसका हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं उसके बारे में हमने जाना, और आज हम पढ़ेंगे इनकी कुछ परिभाषाएं। अम्ल और क्षारों को प्रदर्शित करने की कुछ परिभाषाएं दी थी वैज्ञानिकों ने, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्हेनियस संकल्पना क्या कहती है। ठीक है, अब हमें पता है कि अम्ल व क्षारक या क्षार की परिभाषा देने का जो श्रेय है वो सर्वप्रथम किसे जाता है? 1887 में, सन 1887 की बात है, आर्हेनियस ने दी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आर्हेनियस। ठीक है, तो अम्ल व क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? आर्हेनियस ने। कब दी थी? 1887 ईस्वी में आर्हेनियस ने अम्ल व क्षारों को परिभाषित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। पहली बात। सेकंड आपको ध्यान में रखनी है, ये परिभाषा क्या है? आर्हेनियस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो किस संकल्पना की बात करते हैं? आर्हेनियस वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर जलीय विलयन में अपघटित होकर, किसकी बात कर रहे हैं? आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन, H+ आयन जिसको बोलते हैं, देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल या हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड, जिसको लिखते हैं हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड, जिसको किसे लिखते हैं OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा ये, क्योंकि सर्वप्रथम 1887 में आर्हेनियस ने संकल्पना दी थी, और इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देते हैं? H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल होते हैं। और जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन या हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो यह आपको इसमें ध्यान रखना है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के उदाहरण। अम्ल के उदाहरण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं HCl। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक्वस, इसका मतलब इसका जलीय विलयन है, और ये जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ और Cl- आयन देते हैं। H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब ये क्या है? अम्ल है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+।
इसी प्रकार बात करते हैं HNO3, ये भी एक्वस है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। अब इसको यदि हम अपघटित करें तो एक किस में अपघटित होगा, H+ और NO3-, एक्वस एक्वस। इसका मतलब ये जलीय विलयन में अपघटित होके H+ आयन और ये नाइट्राइट आयन है उसको प्रदान करता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम बात करें H2SO4 की, H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये टूटेगा H+ 2H+, क्योंकि इसमें जब पहले बार टूटेगा तो 2H+, उसके बाद में अगले में जुड़ेगा तो फिर से ये H+ में टूटता चला जाएगा। तो हम इसको 2H+ SO4 2-, ये सल्फेट आयन है और ये हाइड्रोजन आयन है, एक्वस, और ये भी एक्वस। अब देखो ये जो सल्फेट है वो किस प्रकार से टूटता है, तो हमने 2 लिखे इसलिए। अब ये शुरू में और इसमें होता क्या, देखो सबसे पहले ये H2SO4 है एक्वस में, ये पहला हाइड्रोजन देखा तो ये कैसे होगा, H+ + HSO4-, H+ HSO4-। अब ये HSO4 जो होता है, HSO4 सेकंड स्थिति में माइनस जो है, अब इससे ये H+ निकलेगा तो ये किस में टूट जाएगा, H+ H2SO4। तो हम इसमें लिखते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 निकलेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 2H+ और SO4-2। ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम बात करें एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल जो होता है उसका सूत्र होता है CH3COOH, ये एक्वस रूप में है, जलीय, तो ये किस में टूटेगा, CH3COO-। ठीक है, और प्लस H+, तो ये भी किस रूप में, एक्वस में है, और ये भी एक्वस में है। तो इस प्रकार जो है वो हम ये बता सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में अपघटित होके कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ उदाहरण के द्वारा हमने इसको जाना। अब हम आगे देखेंगे अम्ल के बारे में और अधिक, कि जो ये H+ आयन जो होते हैं, ध्यान से सुनना, H+ आयन जो होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। H+ जो आयन होंगे वो क्या होंगे, अत्यधिक क्रियाशील, इसलिए जल से क्या कर लेते हैं, विक्रिया कर लेते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि H+ आयन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और अत्यंत क्रियाशील होने के कारण ये जल से विक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। तो किस प्रकार देखना है इसमें, अब हमें पता है कि अम्ल अपघटित होंगे तो H+ आयन देंगे, सीधी सी बात है, और ये H+ आयन क्या होंगे, अत्यधिक क्रियाशील होंगे और जल से विक्रिया कर लेंगे और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेंगे। अब ये H+ है, ये H2O से क्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा, H3O+। किसका निर्माण करता है, H+ आयन अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण किसका निर्माण कर लेगा, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। और ये H3O+ क्या है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल से विक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। ठीक। तो ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि कुछ अम्ल
कुछ अम्ल जो हैं वो जल में पूर्णतया आयनित होते हैं। कुछ अम्ल जल में पूर्णतया आयनित होते हैं, पूर्णतया आयनित होते हैं, अतः इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे उन अम्लों को किस अम्ल के नाम से जानते हैं? प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से, ध्यान रखना। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें प्रबल अम्ल की, HCl है, HNO3 है और H2SO4, तो ये कौन से अम्ल होते हैं? प्रबल अम्ल। परीक्षा में पूछा जाता है किन्हीं दो प्रबल अम्लों के उदाहरण दीजिए, तो HCl, HNO3 और H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये ध्यान में रखना आपको। HCl का मतलब इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये प्रबल अम्ल होते हैं। अब इसी प्रकार की कुछ अम्ल जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। कौन? कुछ अम्ल। इन्हें कौन से अम्ल बोलते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं? जैसे CH3, COOH, एसिटिक अम्ल है, H2CO3 जो कार्बनिक अम्ल है। तो ये कौन से अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, जो जल में पूर्णतया H+ आयन नहीं देते हैं या पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं क्षार के उदाहरण। क्षार कौन कौन से हैं? तो ये तो हमने अम्ल के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं क्षार की। क्षार के उदाहरण, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं KOH। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस, ठीक। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये जलीय विलयन में अपघटित होंगे और किसका निर्माण करते हैं बताओ? हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। तो ये किस में टूटेगा? K+ और OH-। और एक किस में टूटता है? Na+ और OH-। और ये किस में टूटता है? Ca+ और 2OH-। वही बात है। और सेकेंड OH निकलेगा तो यहाँ पे Ca+2 हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। इसी प्रकार ये किस में टूटता है? NH4+ और OH-। तो ये अम्ल के क्षार के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें हमने देखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, इस प्रकार से टूटते हैं। और ये जो हमने उदाहरण लिखे ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। और क्षार है इसका मतलब ये जलीय विलयन में आयनित होंगे और किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन का उदाहरण है। ठीक, अब उसके बाद में ये हमें ध्यान रखना है कि
वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होते हैं। इसका मतलब वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH KOH। और वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार। और वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं कौन से क्षार कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। और जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब दुर्बल क्षार की यदि हम उदाहरण देखें तो NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक दुर्बल क्षार का उदाहरण है। इसी प्रकार जैसे MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, CaOH2, तो ये जितने भी हैं वो कौन से हैं? दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। तो इसमें प्रबल क्षार और ये दुर्बल क्षार, तो कौन कौन से होते हैं प्रबल क्षार, कौन कौन से दुर्बल क्षार होते हैं? ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है ऑरेनियस के अनुसार। ठीक है, अम्ल और क्षार की क्रिया करवाने पर अम्ल व क्षार की क्रिया करवाने पर, किसके अनुसार? ऑरेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की क्रिया करवाने पर H+ व OH- आयन परस्पर संयोग कर जल का निर्माण कर दें। H+ व OH- आयन परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। कौन सा? H+ और OH-। और यही प्रक्रिया इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? उदासीनीकरण के नाम से जाना जाता है। कैसे? जैसे अम्ल है ये NaOH और ये H है, हाँ? तो इसमें देखना ये किस में टूटेगा? H+ और Cl- प्लस Na+ और OH-। ये तो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl, जिसको हम लवण बोलते हैं। और ये H+, देखो ऑरेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार की क्रिया करवाने पर H+ और OH- आयन परस्पर संयोग करके किसका निर्माण कर लेते हैं? जल का निर्माण कर लेते हैं। और यही प्रक्रिया जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उदासीनीकरण के नाम से इस प्रक्रिया को जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलती है इसका मतलब ये है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि उदासीनीकरण की ये प्रक्रिया है, और उदासीनीकरण की प्रक्रिया है तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि उसमें ऊष्मा निकलती है, और इसलिए ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब देखो ये होता कैसे है, ये H+ और ये OH- आयन, ये एक्वस में, ये भी एक्वस में, तो H2O, और ये उदासीनीकरण का संकेत है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का संकेत। अब इसकी कुछ कमियां हैं तो वो आपको ध्यान रखनी है। ऑरेनिस की यह संकल्पना उन अम्ल व क्षारों के लिए उपयुक्त थी जिसमें उन अम्ल व क्षारों के लिए उपयुक्त थी जिसमें H+ व OH- आयन हाइड्रोजन व हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, परंतु कमी है ये इनकी, इसमें हाइड्रोजन विहीन अम्लों व परंतु इसमें हाइड्रोजन विहीन अम्लों व हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों, जो हाइड्रोजन विहीन अम्ल होते हैं या जो हाइड्रोक्सिल विहीन क्षार होते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में, क्षारों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं किया जा सकता, स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आरएनएस की संकल्पना है, ये जिसमें H+ आयन होते हैं और OH- आयन होते हैं, अर्थात जिन अम्लों में H+ आयन होते हैं और जिन क्षारों में OH- आयन होते हैं, केवल उनके लिए लागू होती है। बाकी हाइड्रोजन विहीन अम्ल व क्षार होते हैं या हाइड्रोक्सिल विहीन क्षार होते हैं, उनमें ये संकल्पना लागू नहीं होती है। और इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो यही बनता है, या तो इस संकल्पना को समझिए, या इसमें बनता है कि कोई दो प्रबल अम्ल या कोई दो दुर्बल अम्ल, या कोई दो प्रबल क्षार या कोई दो दुर्बल क्षार के उदाहरण दीजिए, जैसा कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार जो है वो इस आज की इस वीडियो में हमने अम्लों की परिभाषाओं में आरएनएस की जो संकल्पना है, उस आरएनएस की संकल्पना को हमने समझा, और अन्य संकल्पनाएं हैं जैसे ब्रोंस्टेड-लोरी की संकल्पना, ठीक है, और उसको हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।